बेटे ने बुढ़ी माँ का धोखे से सब कुछ छीनकर विदेश भाग गया। तो माँ ने बेटे को सिखाया ऐसा सबक कि सरला जी अपने ही घर के बाहरी हिस्से के एक छोटे से कमरे के बाहर बैठी हुई थी। उनकी बूढ़ी आंखें सामने दिखाई दे रहे रास्ते पर टिकी हुई थी। पड़ोसी के घर में रेडियो पर गाना बज रहा था। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। तभी वहां से आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था, अरे ये तो अपना सुमित है, ये तो रेडियो स्टेशन पर गाना गाने लगा है। सुमित नाम सुनते ही सरला चौंक गई। वह उठकर उस ओर चल पड़ी जहां से गाने की आवाज आ रही थी। अब उसकी बूढ़ी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। उसको देखते ही पड़ोस के लड़के ने कहा, सरला काकी तुम्हारा सौतेला बेटा रेडियो स्टेशन पर गाना गाता है। वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अभी वह रेडियो पर बोल रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ पहुँचने के पीछे किसका हाथ है तो उसने तुम्हारा नाम लिया। उनसे बताया कि मैं यहाँ अपनी सरला माँ के आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। एक तुम थी जिसने धोखे से उसका सब कुछ छीन लिया और अपने सगे बेटे को दे दिया। तुम्हारा सगा बेटा सब कुछ बेचकर तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर विदेश चला गया और अब तुम्हारी सुध भी नहीं लेता। एक सुमित है जिसने तुम्हारे धोखाधड़ी को भुलाकर तुम्हें अपनी तरक्की का कारण बताया। पड़ोस के लड़के ने कहा तो सरला की आंखें शर्म से झुक गई और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। सरला वहीं बैठ गई। उनकी वही आंखें अपनी सौतेले बेटे को याद कर आंसू बहाने लगी। वह बीती बातें याद करने लगी। सरला जी की शादी जिससे हुई थी उसका पहले ही एक बेटा था। जब सरला जी शादी करके उस घर में आई तो उसका सौतेला बेटा सुमित उसके पास आकर बोला, माँ आप बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी मुझे प्यार करोगी ना। सुमित की बात सुनकर सरला ने दिखावे के लिए कह दिया कि वह उससे प्यार करेंगी, पर वह सुमित को पसंद नहीं करती थी। अपने पति के सामने दिखावे के लिए सुमित से प्यार करती, पर यह बात उसके पति को समझ आ गई थी। कुछ समय बाद सरला ने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब तो सरला खुलकर सुमित पर अत्याचार करने लगी। बात बात पर वो सुमित को डांटती और हाथ भी उठाती। सुमित के पापा आकर कुछ कहते हैं तो उनसे कहती, अगर आपने मुझे कुछ कहा तो मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी। तो उसके पति चुप हो जाते थे। इसलिए सरला के पति ने एक फैसला किया और अपनी जायदाद का आधा हिस्सा सुमित के नाम कर दिया। सुमित को गाना गाने का बहुत शौक था। वह रेडियो पर गाना सुनता रहता और कहता, एक दिन मैं भी रेडियो पर गाना गाऊंगा। एक दिन सुमित अपने पिता से अपने मन की बात कर रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं रेडियो पर गाना गाना चाहता हूँ, वहाँ मेरे दोस्त के पिता की जान पहचान है, वे मुझे गाना गाने का अवसर दिला सकते हैं। तो ठीक है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तो उनसे कहकर अपना काम करवा लो, सुमित के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पिताजी एक समस्या है, इसके लिए मुझे मुंबई जाना होगा। यहाँ के आकाशवाणी में कुछ नहीं हो सकता और मुंबई जाने के लिए पैसे चाहिए। जब तक काम बनेगा तब तक वहाँ कुछ दिन रहना होगा। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे तो मैं मुंबई चला जाऊंगा। सुमित ने खुश होकर कहा, कितने पैसे की जरूरत है? सुमित के पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिताजी, मुंबई बहुत महंगा शहर है और जब तक काम नहीं होगा मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, लगभग 2 लाख रुपये, सुमित ने संकोच करते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसकी जानकारी तुम्हारी माँ को नहीं होनी चाहिए, सुमित के पिता ने धीरे से कहा। सुमित कुछ कहता उससे पहले सरला ने कमरे से आते हुए चिल्लाकर धमकी देते हुए कहा, मैंने सब सुन लिया है, अगर आपने इसे पैसे दिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, सुमित के पिता ने भी गुस्से में जवाब दे दिया। अपने पति की बात सुनकर सरला ने आव देखा न ताव, उसने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से दीवार पर सर मार रही थी कि उसके सर से खून निकलने लगा और साथ में वो चिल्लाती भी जा रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। अपने पड़ोसियों को देखकर सरला ने नाटक करना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कहने लगी, देखिए आप लोग भी, देखिए मेरे सौतेले बेटे ने मेरा क्या हाल किया है। ये लड़का अलमारी से पैसे चुरा रहा था, मैंने देख लिया और इसे डांटने लगी तो इसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और कहा कि ये मेरे बाप का पैसा है, तू कौन होती है रोकने वाली। अपनी माँ की बात सुनकर सुमित और उसके पिता घबरा गए। आस पड़ोस के लोगों को भी सरला की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके सर पर जो चोट लगी थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उनका सर दीवार पर मार दिया है। कोई खुद तो अपना सर दीवार पर मारेगा नहीं, पर ये कोई नहीं जानता था कि सरला नाटक कर रही है।
सरला ने पुलिस बुलवाने की बात की तो उसके पति ने कहा कि वो पुलिस को न बुलाए, वो वही करेगा जो वो कहेगी। सुमित के पिता एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब तो सुमित बिल्कुल अकेला हो गया था और आए दिन वो अपनी सौतेली माँ के अत्याचार को बर्दाश्त करके उसी घर में पड़ा रहता था। पर वो अपनी सौतेली माँ का बहुत सम्मान करता था। वो सोचता किसी ना किसी दिन माँ उसे अपना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन जब सरला को पता चला कि उसके पति ने अपनी आधी जायदाद सुमित के नाम कर दी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर उसने एक चाल चली और सुमित के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। उधर सुमित को लगने लगा कि उसकी माँ बदल गई है और सुमित सरला की हर बात को आंख बंद कर मानने लगा। इसी का फायदा वह उठाने लगी थी। अपनी सौतेली माँ की चाल को सुमित समझ ही नहीं सका। वो तो बचपन से ही माँ के प्यार के लिए तरसता रहा था, इसलिए वो सरला की ममता को सच मान बैठा। जब सरला ने सुमित को अपने गले से लगाया तो अमित अपनी माँ से चिढ़ गया और उसने गुस्से में अपनी माँ की ओर देखा। तभी सरला ने कुछ इशारा किया जिसे अमित समझ गया और वह भी अपने भाई सुमित से माफी मांगने लगा। अपनी माँ और भाई का प्यार पाकर सुमित खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद सरला सुमित के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। सुमित भी सब कुछ भूलकर उसी घर में सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। थोड़े दिनों में ही सरला ने सुमित के मन में अपने लिए विश्वास पैदा कर लिया। देखते ही देखते 1 साल का समय बीत गया। अब तक सुमित सरला पर अंधविश्वास करने लगा था। इसी का लाभ उठाकर एक दिन सरला ने सुमित से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया। उस दिन सरला अपने इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी और सुमित को किसी काम के लिए से शहर जाना था। सरला ने सुमित से कहा, बेटा आज मेरी आंखों का ऑपरेशन है और तुम शहर जा रहे हो। मेरे ऑपरेशन के समय डॉक्टर फॉर्म पर तुम्हारा हस्ताक्षर मांगेंगे, तुम मेरे साथ होंगे नहीं, फिर मेरा ऑपरेशन कैसे होगा? माँ अमित हस्ताक्षर कर देगा, मेरा जानना जरूरी है। वकील साहब ने मुझे बुलाया है, सुमित ने कहा। मेरे ऑपरेशन के फॉर्म पर अमित नहीं, तू हस्ताक्षर करेगा। अगर तेरा जाना जरूरी ना हो तो आज रुक जा, सरला ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा। मेरा जाना जरूरी है माँ, तभी जा रहा हूँ, सुमित ने परेशानी भरे स्वर में कहा। माँ अगर भैया का जाना जरूरी है तो उनसे कागज हस्ताक्षर ले लो। तभी सुमित ने कुटिलता से कहा, हाँ माँ, मैं कागज पर हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ, आप वही कागज वहाँ जमा करवा लेना। उस पर जो लिखना होगा मेरी तरफ से अमित लिख देगा। इतना कहकर सुमित ने एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। सरला और अमित तो यही चाहते थे, आज उनकी चाल कामयाब हो गई थी। दूसरे दिन जब सुमित शहर से लौटकर आया तो घर का माहौल बदला हुआ था। उसके घर में घुसते ही सरला और अमित ने अपना असली रूप दिखाया और सुमित को अपमानित करते हुए घर से निकल जाने के लिए कहा। माँ ये आप क्या कह रही है, आपको क्या हो गया है? ये घर मेरा भी है और आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही है, सुमित ने कहा। ये घर तुम्हारा था, अब नहीं है, तुमने अपने हिस्से की जायदाद हमारे नाम कर दी है, इसलिए इस घर और दौलत पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम पर कोई घिनौना इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो ये घर छोड़कर चले जाओ। सरला की बात सुनकर सुमित के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि अब सरला से कुछ भी कहना सुनना बेकार है। उसने अपने कपड़े लिए और घर से जाने लगा। जाने से पहले उसने सरला की ओर देखा और कहा, माँ आज आपने माँ बेटे के रिश्ते को दौलत की तराजू में तौला है। एक दिन यही दौलत तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इतना कहकर सुमित घर से बाहर निकल गया। उसके बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर सुमित के हिस्से की दौलत पाकर अमित और सरला जी बहुत खुश हो रहे थे। अब अमित के सपने बहुत ऊंची उड़ान भरने लगे। उसने अपनी माँ से विदेश जाकर पढ़ाई करने की बात कही। अपने बेटे के प्यार में अंधी सरला ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अमित को विदेश भेजने के लिए उसने अपनी कुछ जमीन बेच दी। अमित पैसों को लेकर अमेरिका चला गया। वो 3 साल वहां रहा और एक दिन जब वो वापस आया तो उसने भी धोखे से सरला का हस्ताक्षर ले लिए और अपनी सारी जायदाद बेचकर मां को उस रात एक कमरे में बंद करके दूध में नींद की गोलियां देकर मरने के लिए छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चला गया। 2 दिन बाद जब नए मालिक ने देखा तो सरला की ऐसी हालत देखकर उन्होंने उन्हें अस्पताल ले जाकर दिखाया और इलाज करवाया। जब सरला जी को अपने बेटे की सच्चाई पता चली तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके सगे बेटे ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। इसका पता सरला को तब चला जब उसके घर और जमीन पर कब्जा हो गया। उसने अमित को भी देश में फोन मिलाया तो वो नंबर बंद आ रहा था। अपने बेटे के विश्वासघात को देखकर सरला जी जैसे पागल हो गई।
वो गांव में इधर उधर घूमती फिरती और कहती रहती थी कि मेरे अमित ने मुझे धोखा नहीं दिया है, वो तो विदेश पढ़ने गया है। एक दिन वो आएगा और मुझे भी अमेरिका लेकर जाएगा, उसने मुझसे कहा था। लेकिन सच क्या था ये गांव वालों और सरला जी सभी को पता था। उसके बाद सरला पागलों की तरह गांव में घूमती फिरती। गांव वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी दशा देखकर लोगों को उस पर तरस आता और वे उसे खाने को कुछ दे देते थे। कुछ दिनों बाद देर बाद जब सरला की हालत सुधारने लगी तो उसने सभी गांव वालों से माफी मांगी। लोगों ने उसे माफ तो नहीं किया, लेकिन इंसानियत के नाते जिसने उसका घर खरीदा था, उन्होंने अपने घर में एक कमरा सरला को दे दिया और कहा कि यहाँ रहने के बदले तुम्हें हमारे घर का काम करना होगा। मजबूरी में सरला को अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा। इसमें सरला को अपने द्वारा सुमित पर किए गए अत्याचार याद आने लगे। वो हर दिन पश्चाताप के आंसू बहाती। आज वर्षों बाद उसे सुमित की खबर मिली, जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। सरला जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि एक बार सुमित उसे मिल जाए तो वो उससे अपने गुनाहों की माफी मांग लेगी। पर क्या सुमित मुझे क्षमा करेगा? नहीं नहीं, सुमित मुझ जैसी औरतों को कभी क्षमा नहीं करेगा। सरला यही सोच रही थी, तभी वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। उसे देखकर सरला उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, माँ। सरला ने चमककर उस व्यक्ति को देखा। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, पर वही आवाज भी सुनाई दी। माँ, अरे यह आवाज तो सुमित की है, उसने सोचा। उसके मुंह से अनायास निकला, सुमित बेटा तुम हो? माँ, मैं सुमित तुम्हारा बेटा, मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ अपने घर चलिए, अब आपको मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। सुमित ने सरला के पास बैठकर कहा, सुमित भैया, आप इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था। ये तो आपकी सगी नहीं, सौतेली माँ है। पड़ोस वाले लड़के राजू ने आश्चर्य से कहा, राजू, माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। सुमित की बात सुनकर सरला की बूढ़ी आंखों में उसके लिए ममता का सागर उमड़ पड़ा, और आज पहली बार उसने सच्चे मन से सुमित को बेटा कहकर अपने सीने से लगा लिया। उसी समय रेडियो पर गाना बजने लगा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है उमा। सुमित अब बहुत बड़ा गायक बन गया था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, वो इस घर से खाली हाथ गया था और आज कितना अमीर बन गया था। और दूसरी तरफ सरला, जिसने सुमित का सब कुछ छीन लिया था, आज एक पैसे के लिए मोहताज था। सरला ने सुमित से अपने कर्मों के लिए माफी मांगने लगी। सुमित ने सरला से कहा, माँ, आप मुझसे माफी ना मांगे, आप मेरी माँ हैं। माँ का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। सुमित की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रो पड़ी। सुमित अपनी सौतेली माँ को लेकर अपने घर आ गया। वहां उसकी पत्नी और दोनों बच्चों ने सरला का स्वागत किया। अब सरला सुमित के घर में महारानियों की तरह रहने लगी। सरला अब बदल चुकी थी। वो सुमित के सामने जाने में संकोच करती थी। उसे अपने किए कर्म याद आते, लेकिन सुमित उन बातों को भूल गया था। अब सरला के बुरे दिन खुशियों में बदल गए थे। सरला ने अपनी गलती का पछतावा करने के लिए एक ऐसी सेवा संस्था ज्वाइन कर ली, जहां वो कुछ ही दिनों में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बच्चा बच्चा उसे सरला माँ के नाम से पुकारने लगा। सरकार ने उनके काम को देखकर उन्हें कई बार सम्मानित किया। सरला जी की इतनी वैल्यू बढ़ गई थी कि क्या पुलिस वाले और क्या दूसरे अधिकारी सब उनके आगे अपना सिर झुकाते थे। और यह सब उनके बेटे बहू की वजह से हुआ था, जिन्होंने आगे बढ़कर सरला जी का साथ दिया, उन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया। उधर अमित को धोखा देकर विदेश चला। वहां उसने एक विदेशी औरत से विवाह किया, लेकिन वो औरत धोखेबाज निकली। उसने अमित की दौलत हथिया ली और अमित को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली गई। इसी गम में अमित शराब पीने लगा और कुछ दिनों बाद वो पैसे पैसे का मोहताज हो गया। तब उसे एक दोस्त ने मदद की और उसे भारत भेज दिया। यहाँ भारत आकर जब अमित को सुमित की कामयाबी के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि वो सरला के बारे में झूठ बोलकर सुमित को शीशे में उतार लेगा और उससे पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि सरला सुमित के पास ही रहती है। एक दिन शाम को जब सुमित अपने परिवार के साथ बाहर गार्डन में बैठा चाय पी रहा था तो गेटकीपर ने आकर बताया कि कोई अमित नाम का आदमी मिलने आया है। सुमित ने अमित को अंदर बुलाया। अमित की हालत बहुत बुरी थी, वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। सुमित के सामने आकर रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, भैया मुझे और माँ को माफ कर दीजिए। माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें कैंसर हो गया है। उसके इलाज के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, पर माँ ठीक नहीं हुई। अभी कुछ दिनों तक उनका इलाज चलेगा। उसमें 20 लाख रुपए की जरूरत है।
आप मुझे पैसे दे दीजिए, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। सुमित अमित के झूठ को सुनकर हैरान रह गया। तभी वहां सरला आ गई। अमित अपने सामने अपनी मां को देखकर घबरा गया। सरला ने गुस्से में अमित को देखा और फिर आगे बढ़कर अमित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, तू इतना नीचे गिर गया, अपने भाई से झूठ बोलकर पैसे मांग रहा है। मैं अभी जिंदा और स्वस्थ हूं और तुम मुझे बीमार साबित कर मारना चाहते हो। सुमित से पैसे मांग रहे हो, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया और सब कुछ चोरी से बेचकर मुझे भिखारी बनाकर विदेश चले गए, और आज जब तुम अपना सब कुछ लूटा चुके तो आप सुमित के पैसे पर दांत गिराने चले आए। सुमित के पैसे पर दांत गिराने चले आए। सुमित तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा। अगर वो देगा भी या देना भी चाहेगा तो मैं उसे देने नहीं दूंगी। तू इस घर से निकल जा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरे कारण मुझे दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर काम करना पड़ा। भगवान तेरे जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। इतना कहकर सरला जी ने गुस्से में अमित को घूर कर देखा। फिर वो सुमित से बोली, सुमित अगर तू सच में मुझे अपनी माँ समझता है तो तू अमित को पैसे नहीं देगा और न ही उसे माफ करेगा। ये मेरा आदेश है। इतना कहकर सरला जी बिना मदद किए और बिना अमित की तरफ देखे अंदर चली गई, जैसे वो अमित को पहचानती ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर सुमित ने अमित की ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, अमित तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने मुझसे कहा है। आज के बाद मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, जो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सुमित ने गेटकीपर से कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता। आज के बाद अगर ये आदमी मेरे घर के आसपास भी दिखाई दे तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। इतना कहकर सुमित घर के अंदर चला गया। अमित आश्चर्यचकित होकर सुमित को जाते हुए देखता है और फिर थके कदमों से बंगले के बाहर चला गया। ईश्वर ने उसको कर्मों का दंड उसे दे दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।